दोस्तों हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं। मतलब कोई वस्तु कितनी मूव हुई है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु घड़ी की सुई हो सकती है, सूरज हो सकता है या कोई बैटरी से चलने वाली डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है जिसमें उसकी बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इस तरह हम असल में मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान करते हैं और हमने अपने हिसाब से इस मूवमेंट को पर्टिकुलर नाम भी दे दिया है कि जब घड़ी की सुई यहाँ से वहां तक पहुंचेगी तो 1 मिनट होगा और वहां से वहां तक पहुंचेगी तो 1 घंटा, या जब सूरज निकलेगा तो 1 दिन होगा और जब पृथ्वी सूरज का 1 चक्कर पूरा करेगी तो 1 साल। तो इस तरह हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में अपने आप हो रही चीजों की मूवमेंट को समय का नाम दे दिया है। तो दोस्तों इस तरह समय असल में चीजों की ही मूवमेंट है और इसे स्पेस टाइम कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर भले ही वो एक पूरे साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितनी धीमी ही मूव क्यों ना हो रही हो, पर वो वस्तु मूव हो रही होगी। और दोस्तों जब कोई चीज मूव होती है तो वो घिसती है और जब वो घिसती है तो वो घिस कर नष्ट हो जाती है। उदाहरण ले तो कोई घड़ी जब चलती है तब वो मूव होती है, उसके पुर्जे घिसते हैं और वो पुरानी होकर नष्ट हो जाती है। वैसे ही जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं और वो एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और हम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम घड़ी को या हमारे शरीर को किसी तरह फ्रीज कर सके तो हम इसे घिसने से बचाकर लंबे समय तक टिक सकते हैं, पर बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी उसके अंदरूनी मॉलिक्यूल्स धीमी गति से ही सही लेकिन मूव तो हो ही रहे होंगे। और इस तरह मूवमेंट के चलने से या यूं कहें कि समय के बीतने से उसका नाश तो होगा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की अपनी ही एक अलग डेफिनेशन है। दोस्तों समय की डेफिनेशन दुनिया के भिन्न भिन्न जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है क्योंकि उसकी सब मूवमेंट्स हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसको 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है और उसकी इस फास्ट मूवमेंट के कारण हम उसे आसानी से पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि हमारी मूवमेंट्स उसके आगे बहुत ही स्लो है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से बह रहा है और वो समय की हमारी डेफिनेशन से कभी अग्री ही नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट्स बहुत ही स्लो है। वही कछुए की मूवमेंट्स हमसे भी बहुत धीमी होती है, इसलिए वो 200 या 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों इस तरह सभी जीवों की अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए दोस्तों आप ये कह सकते हो कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पर आधारित है। और दोस्तों ये बात पता नहीं कैसे लेकिन हमारे पुरखे भी जानते थे, इसलिए कई दंत कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से भिन्न बताया है और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया है। और ये मैथोलॉजी हर कोई संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि समय के इस इल्यूजन को आज विज्ञान भी प्रूव कर चुका है। दोस्तों जब हम भूतकाल या इतिहास के बारे में सोचते हैं तब आपने सोचा है कि हम क्या सोचते हैं? तब हम हमारी पुरानी यादों के बारे में सोच रहे होते हैं। हम ऐतिहासिक राज्यों और राजाओं के बारे में सोचते हैं, हम आदि मानव और डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं। पर हकीकत तो ये है दोस्तों कि तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं किंतु बदलाव के बारे में सोच रहे होते हैं। और बदलाव चीजों की मूवमेंट की वजह से आता है और चीजें मूव ग्रेविटी की वजह से या एटमॉस्फेयर या उष्मा की वजह से अथवा क्वांटम फोर्सेस की वजह से होती है। यही मूवमेंट बदलाव लाती है और ये बदलाव हमें समय की अनुभूति करवाता है। दोस्तों हमें समय सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखाती, घड़ी हमारा आविष्कार है। पर जब घड़ी नहीं थी तब हमारे पुरखे सूर्य या चंद्रमा की मूवमेंट के द्वारा समय को नापते थे। हम इस तरह किसी और चीज से भी समय का पता लगा सकते हैं। तो इन सब बातों से अगर आप ये कहना चाहे तो कह सकते हैं कि समय को हमने बनाया है, हमने इसे इन्वेंट किया है। पर एक मिनट, सर आइंस्टाइन की थियरी तो कहती है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। समय ही चौथा आयाम है या हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। तो वो सब क्या है?
तो दोस्तों सर आइंस्टाइन के पूरे सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाऊंगा और आप उसे आसानी से समझ भी जाएंगे। पर इससे पहले आप ये समझ ले कि सर आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे हमारे लिए समय उतना धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाले स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 1.5 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 100 साल बीत चुके होंगे। यानी वो जिस इंसानों को छोड़ के गया था वो अब इस दुनिया में ही नहीं होंगे और वो अपनी शायद चौथी या पांचवी पीढ़ी को देख रहा होगा। और दोस्तों ये सच है और ये होता है टाइम डायलेशन के कारण। और ऐसा क्यों होता है, चले इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 डिब्बे बनाए हैं जिनके अंदर 2 बहुत ही आधुनिक घड़ी भी मौजूद है। अब प्रकाश की एक किरण इस बंद डब्बे में ऊपर और नीचे मूव करती रहती है और इस किरण को डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक टकराने में 1 सेकंड का समय लगता है। डिब्बे के ऊपर वाले छोर से नीचे टकराने का मतलब है 1 सेकंड और टकराकर फिर ऊपर वाले छोर तक पहुंचने का मतलब है दूसरी सेकंड। अब हमने इन 2 डिब्बों में से एक को स्पेस में स्थिर रखा है और दूसरे को स्पेस में हाई स्पीड से चलने वाले रॉकेट में यात्रा करने के लिए भेज दिया है। अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में आप पाएंगे कि स्थिर डिब्बे में प्रकाश की बीम समान गति से डिब्बे के दोनों छोरों से टकराती है, लेकिन स्पेस में मूव हो रहे डिब्बे में प्रकाश की बीम को दोनों छोरों से टकराने में ज्यादा वक्त लग रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिब्बे की स्पीड के कारण अब प्रकाश को अधिक सफर तय करना पड़ रहा है, इसलिए अब उसे डिब्बे के दोनों छोरों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। दोस्तों अब हमारी क्लॉक तो तभी सेकंड को काउंट करेगी जब प्रकाश की बीम डिब्बे के छोर से टकराएगी। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि गति कर रहे डिब्बे के सेकंड्स स्लो हो गए हैं, यानी कि समय धीमा हो गया है। अब मान लो कि स्पेस में मूव हो रहा डिब्बा खुद प्रकाश की गति से मूव होने लगे तो क्या हो। तो दोस्तों इस परिस्थिति में प्रकाश जितना अंतर काटेगा उसके साथ डिब्बा भी उतना ही आगे चला जाएगा। इसलिए प्रकाश की किरण डिब्बे के छोर से टकरा ही नहीं पाएगी, वो डिब्बे के साथ ही स्थिर गति से यात्रा करेगी और हमारा क्लॉक अगला सेकंड काउंट ही नहीं कर पाएगा, मतलब कि समय रुक जाएगा। दोस्तों हमारी आम डिजिटल क्लॉक भी उसकी बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण ही हमें समय दिखाती है। और दोस्तों इस आम घड़ी को भी प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कराई जाए तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट स्पीड पर मूव नहीं कर पाएंगे और तब हमारी वो घड़ी भी स्टॉप हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि हमारे हाई स्पीड से मूव कर रहे सैटेलाइट्स की क्लॉक्स काफी समय बाद कुछ नैनोसेकंड स्लो हो गई थी। इसलिए आज हमें स्पेस की घड़ियों को पृथ्वी की घड़ियों से मिलाने के लिए हर साल उसका टाइम चेंज करना पड़ता है। और दोस्तों ये टाइम चेंजिंग का फर्क बहुत मामूली सा हो सकता है, पर ये फर्क हमें ये बताता है कि हम इस टाइम डायलेशन के कारण भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे उतना ही समय हमारे लिए धीमी गति से बीतेगा। इसलिए स्पीड के थ्रू तो हम समय यात्रा कर ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों समय यात्रा करने का एक और माध्यम भी है जो है ग्रेविटी। दोस्तों हम ब्रह्मांड में जितनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले पिंड के पास खड़े होंगे समय हमारे लिए उतना ही धीमी गति से बहेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे अधिक होती है, इसलिए उसके पास उसके इवेंट होराइजन के बाहर अगर हम खड़े रहते हैं तो वहां पर हमारे लिए समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से चलेगा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए किसी भी हालात में स्पेस कभी लाइट की स्पीड में खलेल नहीं डालता है, लेकिन वो समय में खलेल डालता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड में हर वस्तु अपनी साइज के हिसाब से स्पेस टाइम को कर्व करती है। मानो कि वो हमारे सूरज जितनी बड़ी चीज है तो वो स्पेस टाइम को ज्यादा कर्व करेगी, और हमारी पृथ्वी जितनी छोटी है तो वो स्पेस को कम कर्व करेगी। इसे आप एक पूरे गद्दे जैसा भी समझ सकते हैं कि चीज जितनी ज्यादा भारी होगी वो गद्दे को भी उतना ही ज्यादा मोड़ेगी, उतना ही ज्यादा अंदर ठसाएगी। और स्पेस के इस मुड़ाव के कारण जो बड़े पिंड छोटे पिंड को अपनी ओर खींचते हैं उसी को ही स्पेस की ग्रेविटी कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि बड़े मास या ज्यादा डेंसिटी वाला कोई खगोलीय पिंड स्पेस टाइम को ज्यादा वॉर्प करेगा। और आपको पता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी तो कितनी ज्यादा होती है।
और इसीलिए इतनी ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को बहुत ही डीप में वॉर्प कर सकते हैं और इसी के कारण उसके पास खड़े किसी भी इंसान का समय हमारी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से चलेगा। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि समय आखिर क्या है। समय स्पेस और मूवमेंट के कारण ही जन्मा है और इसीलिए हम ये मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि तब ना स्पेस था और ना ही मूवमेंट, और स्पेस और मूवमेंट में आने वाले बदलाव को ही हम समय के रूप में मानते हैं। और दोस्तों सर आइंस्टाइन ने यह कहा है कि हम हाई स्पीड के थ्रू या हाई ग्रेविटी के थ्रू फ्यूचर में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सर आइंस्टाइन ने कभी यह नहीं कहा कि हम पास्ट में समय यात्रा कर सकते हैं। और हमारी मौजूदा थियरी के आधार पर तो भूतकाल में समय यात्रा करना संभव नहीं है।